Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है, अगर आप लोगों को पिछला लेक्चर समझ में आया है तो फिर ये लेक्चर समझना बहुत ही आसान है। ख़ास तौर पे जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने इसमें डिस्कस किया था कि इस चैप्टर से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने इस चैप्टर को फिर इसी अंदाज में डिस्कस करना है। जैसे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो तकरीबन हर साल बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम्स। बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट क्या है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हर एंजाइम को काम करने के लिए एक कोफैक्टर चाहिए। अगर एक एंजाइम उसके पास उसका कोफैक्टर मौजूद ना हो, वो एपो एंजाइम कहलाता है। एक हमारे पास एंजाइम जिसके पास उसका कोफैक्टर मौजूद हो, वो होलो एंजाइम कहलाता है। तो एपो एंजाइम की टर्म हमने क्यों इस्तेमाल की? एपो का लफ्जी मतलब है अवे और होलो का लफ्जी मतलब ये है होल, मुकम्मल। यानी ऐसा एंजाइम जिससे उसका कोफैक्टर अवे हो, दूर हो, तो वो क्या कहलाता है? एपो एंजाइम्स। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एन एंजाइम अलोंग विद को एंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव्ड। कोई भी ऐसा एंजाइम जिसका को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप उससे रिमूव कर दिया गया हो, वो एपो एंजाइम कहलाता है। होलो का मतलब है मुकम्मल, वो एंजाइम जो मुकम्मल हो। मुकम्मल उसी वक्त होगा जब उसका नॉन प्रोटीन पार्ट उसके साथ होगा। तो अगर एक एंजाइम जिसके पास कोफैक्टर यानी नॉन प्रोटीन पार्ट और उसका प्रोटीन पार्ट यानी एंजाइम एडिट खुद बजाते खुद इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम, इसको हम होलो एंजाइम कहा जाता है। अब हमने देखना ये है कि जब हमारे पास, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कोफैक्टर इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स, तो एपो एंजाइम के पास उसका कोफैक्टर मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये एंजाइम काम नहीं करेगा। इस वजह से इसको कहा जाता है इनएक्टिव एंजाइम है। और होलो एंजाइम चूंकि इसके पास इसका कोफैक्टर मौजूद है, तो इसको हम एक्टिवेटेड एंजाइम कहेंगे। और अगर हमने होलो एपो एंजाइम को एक्टिव करना हो तो हम क्या करेंगे? फिर उसको कोफैक्टर उसमें ऐड करना पड़ेगा। जो ही हम कोफैक्टर ऐड करेंगे वो दोबारा काम करना शुरू करेगा। लेकिन ये हमारे पास पहले ही एक्टिवेटेड एंजाइम है। तो दूसरा डिफरेंस ये है, इट इज एन इनएक्टिव एंजाइम। ये इनएक्टिव एंजाइम है। एडिंग एडिक्वेट कंसंट्रेशन ऑफ को एंजाइम या कोफैक्टर रिस्टोर इट्स एक्टिविटी। अगर हम इस एंजाइम के अंदर जो एपो एंजाइम कहलाता है, अगर कोई एंजाइम या कोफैक्टर ऐड कर दें और ये कोफैक्टर जब ऐड होगा या कोई एंजाइम ऐड होगा तो एंजाइम अपना काम करना शुरू कर देगा। लेकिन इट इज़ एन एक्टिवेटेड एंजाइम, ये पहले से ही बजाते खुद एक्टिवेटेड एंजाइम है क्योंकि इसके पास इसका कोफैक्टर मौजूद है। हम डिस्कस करते हैं कि जो एंजाइम बेसिकली प्रोटीन है और कोफैक्टर बेसिकली नॉन प्रोटीन है। कोफैक्टर ये नॉन प्रोटीन है। अगर हम किसी एंजाइम से उसका कोफैक्टर निकाल दें तो वो सिर्फ क्या रह जाएगा? प्रोटीन रह जाएगा। तो इसी वजह से जब हम एपो एंजाइम की बात करते हैं तो ये सिर्फ प्रोटीन पर मुश्तमिल है। लेकिन जो होलो एंजाइम है इसमें प्रोटीन भी है, इसमें नॉन प्रोटीन भी है। अच्छा, एक दफ़ा एमसीक्यूज आया था, यानी प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम क्या कहलाते हैं? प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम क्या कहलाता है? ऑप्शन 4 थे, को एंजाइम, उसके बाद कोफैक्टर, एपो एंजाइम और एंजाइम। तो इसका ऑप्शन था एपो एंजाइम। अक्सर स्टूडेंट एंजाइम लिख देते हैं, हालांकि हमने एंजाइम के बारे में ये भी डिस्कस किया था, बाद एंजाइम ऐसे हैं जिनको कोफैक्टर की ज़रूरत ही नहीं होती। तो इस वजह से बेस्ट ऑप्शन क्या आएगा? एपो एंजाइम। यानी आप ये कह सकते हैं एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर मिला के होलो एंजाइम बनाते, होलो एंजाइम बनाते। एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर मिलके होलो एंजाइम बनाते। आगे इसकी एग्जांपल है, जैसे आरएनए पॉलीमरेज का सिर्फ वो हिस्सा जिसने कैटालिसिस करनी है, यानी प्रोटीन पार्ट। लेकिन अगर आरएनए पॉलीमरेज में इसके मल्टीपल यूनिट्स भी ऐड कर दें, इसके हीम ग्रुप भी ऐड कर दें और मैग्नीशियम आयन, यानी ये सारे कोफैक्टर ऐड कर दें, ये सारे कोएंजाइम ऐड कर दें, तो वो एक्टिवेटेड, तो ये काम नहीं करेगा। आरएनए पॉलीमरेज का जो सिर्फ प्रोटीन पार्ट है वो काम नहीं करता, और जब हम इसके अंदर ये मैग्नीशियम आयन भी, हीम ग्रुप भी ऐड करते हैं, फिर वो फंक्शन परफॉर्म करना
शुरू कर देते हैं। तो अगर डिफरेंस आ जाए तो आपने ये 4 डिफरेंस लिखने हैं। पहला कि हर वो इंजाइम जिसके पास उसका कोफैक्टर या कोई इंजाइम मौजूद ना हो वो एपो इंजाइम कहलाता है, और जिसके अंदर प्रोटीन भी हो कोफैक्टर भी हो वो होल इंजाइम कहलाता है। ये काम नहीं करता है, ये काम करते हैं। हाँ, इसने अगर काम करना है तो इसमें एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ कोफैक्टर ऐड करना पड़ेगी। ये सिर्फ प्रोटीन पर मुश्तमिल है, ये प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों पर मुश्तमिल है। उसके बाद इसमें आरएनए का सिर्फ प्रोटीन पार्ट, ये एंजाइम की एग्जांपल है, और आरएनए के साथ जो हीम ग्रुप है और मैग्नीशियम आयन है, अगर सबको मिला दें तो ये होलो एंजाइम बनेगा, और इसने फिर आरएनए सिंथेसाइज करना है। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आते हैं, इन सेल वेयर एंजाइम आर लोकेटेड, कि सेल के अंदर एंजाइम कहाँ लोकेटेड है। तो सेल में बेसिकली 2 जगह एंजाइम होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर या डिस्पर्स होते हैं। जैसे एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसीजर है जिसमें ग्लूकोज तोड़ा जाता है। तो जितने भी हमारे पास ग्लूकोज को तोड़ने वाले, जो पहला स्टेप है ग्लूकोज को तोड़ने का, उसको ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। तो जितने भी ग्लूकोज को तोड़ने वाले एंजाइम है वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। अच्छा, कुछ एंजाइम ऑर्गेनेली के साथ अटैच होते हैं, जैसा ऑर्गेनेली होगा उसी नेचर के एंजाइम उसी के साथ अटैच होंगे। जैसे फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने वाले एंजाइम क्लोरोप्लास्ट के साथ अटैच होते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है उसके एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसी तरह प्रोटीन को बनाने वाले एंजाइम ये राइबोसोम का लाजमी जुज़्व होते हैं। इंटेग्रल पार्ट का मतलब होता है लाजमी जुज़्व होते हैं। और ये एंजाइम बनाते कौन है, तो ये सेल खुद बनाता है। बनाता कहाँ है, जहां उसने इस्तेमाल होना है वहां, या फिर उसके बिल्कुल साथ। यानी आप ये समझ लें कि जैसे फॉर एग्जांपल एक सेल का हिस्सा है, अगर एक एंजाइम यहां इस्तेमाल होना है तो सेल यहीं बनाएगा, या फिर इसके बिल्कुल करीब के एरिया में, ताकि ये एंजाइम यहां आसानी से पहुंच सके। तो प्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसको सेल बजाते खुद बनाता है उस जगह जहां उसने इस्तेमाल होना है, या उस जगह जो इस्तेमाल होने के बिल्कुल साथ हो। तो ये 3 पॉइंट लिखने हैं कि सेल के अंदर एंजाइम कहाँ लोकेटेड होते हैं। कुछ साइटोप्लाज्मिक एंजाइम है, कुछ एंजाइम ऑर्गेनेली के साथ अटैच है, और ये वहाँ प्रोड्यूस होते हैं जहाँ उन्होंने इस्तेमाल होना है या उसके बिल्कुल करीब वाली जगह। उसके बाद आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। हमारे पास टोटल 8 कैरेक्टर हैं जो आपकी बुक में मेंशन है। इसमें से 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन, इसको हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था। उसके बाद इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट देमसेल्फ यूज्ड अप, कि ये रिएक्शन को तेज करते हैं लेकिन रिएक्शन में ये खर्च नहीं होते। जो ही रिएक्शन खत्म होते दोबारा मिल जाते ये, और इसी वजह से चूंकि ये रिएक्शन के बाद दोबारा मिल जाते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, कोई भी ऐसी चीज जो रिएक्शन के बाद दोबारा मिल जाए वो थोड़ी सी क्वांटिटी में बहुत सारे रिएक्शन को तेज कर सकती है। तो स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम कैन एक्सेलरेट, यानी तेज कर सकती है मैनी रिएक्शंस, काफी सारे रिएक्शन को तेज कर सकती है। उसके बाद ये पॉइंट आपने थोड़ा सा समझना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है A+B और इससे C बनता है, और C लिक्विड शेप में, और ये रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट प्रोसीड कर रहा है। हमने इसके अंदर कैटलिस्ट ऐड कर दी। कैटलिस्ट का मतलब है हमने इसके अंदर एंजाइम ऐड कर दी। जो ही हमने एंजाइम ऐड किए A+B का रिएक्शन और C बनी, लेकिन C अब क्या बनी, गैस की शक्ल में बनी। तो अब इस एंजाइम को हम कैटलिस्ट नहीं कहेंगे, इस एंजाइम को हम रिएक्टेंट कहेंगे। वजह क्या है, इसने प्रोडक्ट की नेचर को बदल दिया। तो जब भी एंजाइम इस्तेमाल होते हैं, अगर रिएक्शन विदाउट एंजाइम हो रहा है, जिस नेचर की प्रोडक्ट बनेगी तो एंजाइम डालने के बाद भी उसी नेचर की प्रोडक्ट बननी चाहिए। C लिक्विड शेप में बना, एंजाइम ऐड करने के बाद इसको लिक्विड शेप में बनना चाहिए, फिर हम कहेंगे कि एंजाइम बायोकैटलिस्ट हैं। प्रेजेंस जो एंजाइम की मौजूदगी है डू नॉट इफेक्ट द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, और एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, मखसूस होते हैं। अच्छा, कुछ एंजाइम तो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, वो एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट को कैटालाइज करता है, जैसे सेलुलेज एंजाइम है, ये सिर्फ सेलुलोज को ही तोड़ता है। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे हैं जैसे हेक्सोकाइनेज, बेसिकली ये ग्रुप ऑफ एंजाइम है
लेकिन काफ़ी सारे एंजाइम को हम हेक्सोकाइनेज एंजाइम कहते हैं। तो हर वो कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर 6 कार्बन है ये उसको कैटालाइज कर सकता है। इसका काम बेसिकली ये है, जैसे ग्लूकोज में फॉस्फेट ऐड करेगा जिससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। तो इसी तरह ये फ्रक्टोज पे भी रिएक्शन कर सकता है, गैलेक्टोज, ये सारे 6 कार्बन कंपाउंड है। तो बाद दफा एक एंजाइम होता है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद एंजाइम सेंसिटिव होते हैं, जब भी उनके एनवायरनमेंट की पीएच बदलती है, टेम्परेचर बदलता है या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बदलती है तो रेट ऑफ रिएक्शन बदल जाता है। बेसिकली हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस, तो इसको हम वहीं डिटेल से पढ़ेंगे। बस अभी आपने जहन में रखना है कि अगर पीएच के अंदर थोड़ी सी भी चेंज आए, टेम्परेचर में चेंज आए या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में चेंज आए तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम बदल जाते हैं। और ये बात भी हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, दे रिक्वायर को फैक्टर, इनको को फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। और ये भी हम बात डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी एंजाइम हैं वो लोअर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। यानी आप ये समझ लें कि अगर हमारे पास जब तक रिएक्टेंट के पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं आती, जैसे A+B, जब तक ये इस एनर्जी के पहाड़ को क्रॉस नहीं करते C नहीं बनता। तो एंजाइम क्या करते हैं, अब इतने बड़े पहाड़ को क्रॉस करना मुश्किल है, एंजाइम क्या करते हैं, इस पहाड़ को छोटा सा कर देते हैं। तो जिसकी वजह से फौरन ही रिएक्शन, पहाड़ छोटा उसको जल्दी से क्रॉस किया जाता, पहाड़ बड़ा हो उसको क्रॉस करने में टाइम लगता है। तो दे लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे लोअर करते हैं। तो बहरहाल ये 8 कैरेक्टर हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन है, रेट को बढ़ाते लेकिन खर्च नहीं होते, थोड़ी सी क्वांटिटी रिएक्शन को बहुत ज़्यादा तेज़ कर, बल्कि काफ़ी सारी रिएक्शन को तेज़ कर सकती है, और इनकी मौजूदगी की वजह से प्रोडक्ट की नेचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। उसके बाद ये सेंसिटिव होते हैं, अगर इन्वायरमेंट में पीएच बदल जाए, टेम्परेचर बदल जाए, सबस्ट्रेट में, और हर एंजाइम को काम करने के लिए कोफैक्टर चाहिए, और ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें हमने 3 शार्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया है कि एपो एंजाइम और होलो एंजाइम में क्या फ़र्क है, इन सेल वेयर एंजाइम आर लोकेटेड इसको डिस्कस किया, और कैरेक्टर ऑफ द एंजाइम्स इसको हमने डिस्कस किया। तो इस लेक्चर में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको रिकमेंड करूँगा उसको अपने कोई भी नोटबुक लें, उस पर आपने साथ के साथ इनको लिखते रहना है, ताकि आपको जब आप बाद में इसकी तैयारी करें इस लेक्चर की तो आपके लिए बड़ी आसानी हो, तैयार करना आसान हो। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.